दोस्तों, किसी भी मेजर पावर के लिए वॉर इनिशिएट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, खासकर जब वो देश अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ और एक एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के लिए जाना जाता हो। ऐसा ही एक देश है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जो अक्सर अपने नेबर्स के साथ बॉर्डर और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से सुर्खियों में रहता है। अपने साउथ एशियन नेबर और हमारे प्यारे भारत के साथ उसके इस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी सालों से चली आ रही है। चाइना और इंडिया के बीच लगने वाली 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दुनिया की लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड लैंड बॉर्डर है। इनफैक्ट इस साल सिनो इंडिया वॉर को घटित हुए 60 साल हो चुके हैं। 1962 में चाइना द्वारा छेड़ी गई ये जंग इंडिया के लिए एक अनएक्सपेक्टेड एग्रेशन था, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स के मुताबिक इस जंग के दौरान भारतीय सीमाओं पर लड़ रहे 1383 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। वहीं 1696 सोल्जर्स मिसिंग और 3986 सोल्जर्स को चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 31 डेज चलने वाली इस जंग में कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश और असम में इंडियंस को अपने कुछ फ्रंटलाइन पोजीशंस गंवाने पड़े थे। इंडिया का लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और चाइना के कंपैरिजन में उसकी मिलिट्री वीकनेस के चलते इस जंग में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। 1962 के बाद हर चाइनीज इंट्रूजन के खिलाफ इंडिया का काफी स्विफ्ट रिस्पॉन्स रहा है। यहाँ तक कि बिना किसी फायर आर्म के 2020 में गलवान वैली में हुए क्लैश के बाद इंडिया ने यह प्रूव कर दिया कि वो किसी भी हालत में चाइनीज प्रेशर तले नहीं दबेगा। एलईसी में चाइना के शो ऑफ स्ट्रेंथ का जवाब इंडिया ने इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री बिल्डअप और वेस्टर्न पावर्स के साथ डिप्लोमेटिक आउटरीच को बढ़ाते हुए दिया। अभी भी ये दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस एक दूसरे के साथ ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में मिलिट्री स्टैंड ऑफ में उलझे हुए हैं, जहां चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को अपने लार्जर बायलैटरल टाइज के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। वहीं इंडिया ने यह साफ कह दिया है कि बॉर्डर पर सिचुएशन ही उनके ओवरऑल टाइज को डिफाइन करेगा। इंडिया के इस असर्टिवनेस के खिलाफ चाइना जैसा पावर अगर चाहे तो 1962 के सिनेरियो को रिपीट करने की कोशिश कर सकता है। इनफैक्ट गलवान इंसिडेंट ऐसे ही एक जंग में तब्दील हो सकता था, लेकिन चाइना के एग्रेशन के पीछे एक रेस्ट्रेंट भी छुपा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है कि बीजिंग बिना किसी वॉर के इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो इंडिया के साथ आज वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती? इस अप्रोच के पीछे उसकी कोई लार्जर स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आपने चाइनीज गेम वीकी का नाम सुना है? इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में गो के नाम से जाना जाता है। ये एंशिएंट गेम दो प्लेयर्स के बीच एक बोर्ड पे खेला जाता है, जिसमें 361 स्क्वायर्स होते हैं। एक प्लेयर के पास व्हाइट स्टोन्स होते हैं और दूसरे के पास ब्लैक। हर प्लेयर को अपनी बारी में एक स्टोन स्क्वायर के इंटरसेक्शन में रखना होता है। प्लेयर्स का मकसद ये रहता है कि ओपोनेंट के स्टोन्स को चारों ओर से घेर लिया जाए, ताकि बोर्ड पे मैक्सिमम स्टोन्स और ऑक्युपाइड स्पेस उनके हों। अटैक और डिफेंस का ये बैलेंसिंग गेम कई अनरिजॉल्व्ड चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। चाइना की इंडिया स्ट्रैटेजी कुछ इस बोर्ड गेम की तरह ही है, जहां वो बिना इंडिया को आउट किए अपने टेरिटोरियल क्लेम्स के जरिए हमेशा एक टेंस्ड माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इंडिया ने जब जब एक परमानेंट बॉर्डर को नेगोशिएट करने की मांग रखी, तब तब चाइना ने इस डिमांड को ठुकरा दिया। वीकी प्लेयर्स की तरह चाइना की सोच ये है कि अगर चारों ओर फॉर्मेडेबल स्ट्रक्चर्स ही बनाने हैं तो एक परमानेंट बॉर्डर नेगोशिएट करके पोटेंशियल प्रेशर पॉइंट्स को क्यों गंवाना। दरअसल चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशन को मल्टीपल लेंसेज के थ्रू एनालाइज करता है, जैसे चाइना इंडिया डायनामिक्स, साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, चाइना यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और अल्टीमेटली चाइना का ग्लोबल राइज। बायलैटरल टाइज की बात करें तो चाइना का स्ट्रेटेजिक गोल है इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज करना, ताकि यूएसए और इंडिया के साथ एक टू फ्रंट वॉर को अवॉइड किया जा सके और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज। इनफैक्ट 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 18th नेशनल कांग्रेस का टॉप मोस्ट फॉरेन पॉलिसी एजेंडा था अपने नेबर्स और खासकर इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करना। लेकिन चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज कोऑपरेशन के अप्रोच को लेकर बटी हुई है। एक सेक्शन का मानना है कि इंडिया के कोऑपरेशन को सिक्योर करने के लिए चाइना को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या कंसेशंस का सहारा लेना चाहिए, प्रेफरेबली ऐसे इंसेंटिव्स जो चाइना के कोर इंटरेस्ट को हर्ट ना करें। उधर दूसरा सेक्शन फॉर्मर चाइनीज लीडर माओ जेडोंग के कोऑपरेशन के थ्रू स्ट्रगल फिलॉसफी को एडवोकेट करता है। उनका मानना है कि कॉम्प्रोमाइज से नहीं बल्कि फोर्स के थ्रू अचीव किया गया कोऑपरेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये एनालिस्ट 1962 सिनो इंडिया वॉर को एक मिसाल की तरह पेश करते हैं, जिसकी वजह से चाइना कई सालों तक पीस एंजॉय कर पाया। इसीलिए वो एक कोएर्सिव डिप्लोमेसी की मांग करते हैं। चाइनीज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इंडिया को लेकर इस लैक ऑफ कंसेंसस के बावजूद एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ये है कि चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को खत्म कर उसे एक दुश्मन बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता।
इनफैक्ट चाइना में इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स भी उसके साथ ओपन हॉस्टिलिटी को फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे चाइना का ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बिगड़ सकता है। ऐसा हुआ तो चाइना ग्रेटर पैसिफिक रीजन में यूएसए और उसके अलायंस को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएसए आज चाइना और इंडिया के टाइज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। इंडिया और यूएसए के बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन के चलते चाइना के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकन नेवल प्रेजेंस और उसके सदर्न बॉर्डर में इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस का थ्रेट गहरा होता नजर आ रहा है। ऐसा कोऑपरेशन न सिर्फ साउथ एशिया में चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को डिमिनिश करेगा, बल्कि इंडियन ओशन में भी उसके पावर प्रोजेक्शन को हर्ट करेगा। सिक्योरिटी के साथ साथ इसका असर मिडिल ईस्ट से आ रहे चाइना के एनर्जी सप्लाईज पे भी पड़ सकता है। रीजनली और ग्लोबली अगर यूएसए इंडिया के लीडरशिप स्टेटस को इंडोर्स करता है तो इसका मतलब है जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी इंडिया के साथ क्लोजर टाइज परस्यू करेंगे। नेचुरली इससे चाइना के हेजेमोनिक एम्बिशन को गहरी चोट पहुंचेगी। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इंडिया की तरफ चाइना का आउटरीच कभी रेप्रोचमेंट यानी रिकॉन्सिलिएशन और कभी कॉन्फ्लिक्ट से डिफाइंड होता आया है। फॉर एग्जांपल 2013 में चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग ने इंडिया को अपने पहले फॉरेन विजिट के लिए तो चुना, लेकिन इसी विजिट के दौरान वेस्टर्न बॉर्डर में चाइनीज और इंडियन फोर्सेस के बीच 3 हफ्तों तक कन्फ्रंटेशन रहा। जैसे जैसे चाइना इंडिया इंटरैक्शंस हाई प्रोफाइल और सिग्निफिकेंट होने लगे, वैसे वैसे बॉर्डर क्लैशेस और भी लॉन्ग लास्टिंग और इंटेंस होते रहे। चाइना के करंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में ये डुअल स्ट्रैटेजी चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का अब एक परमानेंट फीचर बन चुका है। इंडिया के खिलाफ एलिगेशन ये है कि वो अपने राइस को सिक्योर करने के लिए सिनो यूएस कंपटीशन का फायदा उठा रहा है और बीजिंग के कोर इंटरेस्ट को लेकर कन्फ्रंटेशनल हो रहा है। उनको ये डर है कि इंडिया की नेशनल स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल स्टेटस जितना बढ़ेगा उतना ही वो चाइना से कंसेशंस की मांग करेगा। इसलिए चाइना अब अपने कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी से हटकर अपनी सुपीरियरिटी को समय समय पर रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका सबसे सीवियर इंपैक्ट जून 15, 2020 को देखा गया, जब लद्दाख के गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक डेडली क्लैश हुआ। 45 इयर्स में ये पहला ऐसा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट था जिसने चाइनीज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में काफी हलचल मचा दी थी और इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट अपने पीक पे चला गया। गलवान इंसिडेंट के बाद कुछ डिसएंगेजमेंट के बावजूद बॉर्डर पे तनाव बना रहा। सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर्स में कुछ माइनर डिस्प्यूट्स हुए, लेकिन थैंकफुली एस्केलेशन की नौबत नहीं आई। लेकिन दोनों साइड ने ही बॉर्डर पे अपने मिलिट्री डेवलपमेंट की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को एनहांस करना चालू कर दिया। कई बार चाइना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विलेज कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स आने लगी। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स को तो सैटेलाइट इमेजरी ने भी कंफर्म किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने सदर्न तिब्बत का हिस्सा मानता है और उनके मुताबिक इंडिया इस रीजन में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज टेरिटोरी ऑक्युपाई करके रखा है। उधर गलवान में मिले शॉक के बाद इंडिया अपने बॉर्डर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल इनिशिएटिव्स के थ्रू स्ट्रेंथन कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस हो या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी एलएसी के नजदीक एयरफील्ड्स या फिर एडिशनल ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट के रूप में। ऐसे माहौल में जहां चाइना और इंडिया दोनों अपने वॉर मेकिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां यह सवाल नेचुरली आ जाता है कि क्या चाइना के पास इंडिया के साथ वॉर अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी है। दोस्तों 2020 में गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब ये साफ हो गया कि चाइना कोई भी पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, तब इंडियन आर्मी ने एक एग्रेसिव मिलिट्री रिस्पांस प्लान किया। लद्दाख के पैंगोंग रेंज पीक्स कैप्चर करने के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस मग्गार हिल, मुखापरी टॉप, रिजांगला और रेचनला जैसे क्रूशियल पॉइंट्स को कैप्चर करने में कामयाब हो गए। चुशुल रीजन के ये पीक्स स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से चाइनीज मोल्डो गैरिसन और यहाँ से किया गया कोई भी इंडियन ऑफेंसिव स्पानगुर लेक पे चाइनीज कंट्रोल को खत्म कर सकता है। मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक जो भी माउंटेन्स के टॉलेस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करता है वही अपने दुश्मन को डिसएडवांटेज में रख सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन हाइट्स पे लो ऑक्सीजन और फ्रीजिंग कोल्ड में कोई भी मूवमेंट कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को हिमालय की ऊंचाई में ऑपरेट करने का काफी ज्यादा तजुर्बा है, खासकर सियाचिन ग्लेशियर जैसे पोस्ट में ट्रेनिंग की बदौलत। इनफैक्ट यूएस बेस्ड बेलफोर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिसेंट स्टडीज के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस वॉरफेयर में इंडिया चाइना से बेहतर है। और सिर्फ माउंटेन कॉम्बैट ही नहीं बल्कि इंडिया अपने आर्टिलरी रेजिमेंट्स की स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। और तो और दुनिया का लार्जेस्ट आर्मी होने के बावजूद पीएलए के पास इंडिया जितनी रिजर्व फौज नहीं है। और वैसे तो लगभग 2 लाख से लेकर 2,30,000 चाइनीज सोल्जर्स इंडियन बॉर्डर रीजन के करीब डिप्लॉयड हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर यूनिट्स का फोकस शिनजियांग और तिब्बत एरियाज में बढ़ रहे डिसेंट को सप्रेस करने पर है। ऐसे में चाइना के लिए इंडिया के खिलाफ शुरू करी गई
कोई भी जंग उसे और भी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज की तरफ ढकेल सकती है। इसके अलावा अगर ऐसे वॉर में अलायंसेस की बात करें तो भी इंडिया का पलड़ा भारी है। चाइनीज मिलिट्री और इकोनॉमी एक्सपेंशन को लेकर पेंटागन का डीप डिस्ट्रस्ट और पाकिस्तान को लेकर अनरिलायबिलिटी के चलते इंडिया यूएसए के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान्स में एक क्रूशियल प्लेयर बन जाता है। चाइना के साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए, जापान, वियतनाम, फिलीपींस और साउथ कोरिया इंडिया का साथ दे सकते हैं। वहीं चाइना सिर्फ पाकिस्तान पे ही डिपेंड कर सकता है। रशिया की बात करें तो वो यूएसए और चाइना को इक्वली डिस्ट्रस्ट करता है और इसीलिए वो शायद अपने रियल पॉलिटिक पॉलिसी इस्तेमाल कर इस वॉर से दूर रहेगा। और उसका एक बड़ा रीजन इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी, ताकि अगर चाइना हार जाए तो वो खुद एक रीजनल हेजमन बनकर सामने आए। तो क्या ऐसी जंग पॉसिबल है? दोस्तों, एनालिस्ट की माने तो चाइना और इंडिया का रिलेशन एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी हासिल कर चुका है। गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद दोनों देशों में ट्रेड इंक्रीज हुआ है और 2021 में एनुअल टू वे ट्रेड 100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गया। इंडिया के साथ ट्रेड में 43% का राइज चाइना के लिए सबसे हाईएस्ट रहा। ट्रेड के अलावा कई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिया और चाइना का सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट रहा है। फॉर एग्जांपल, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और रशिया इंडिया चाइना मीटिंग्स के दौरान इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी के बीच बॉर्डर इश्यूज पर चर्चा हुई। यही नहीं, इंडिया और चाइना मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स के थ्रू भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इनफैक्ट, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की रिसेंटली हुई 25th मीटिंग में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया के पेट्रोल पॉइंट 15 पे दोनों साइड द्वारा डिसएंगेजमेंट का फैसला भी लिया गया। बदलते जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के इन डाइवर्स मैकेनिज्म्स और प्लेटफॉर्म्स को देखते हुए इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन का कहना है कि एशिया के इन दो जायंट्स के बीच ऑल आउट वॉर के बदले एक एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन बना रहेगा, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां माइनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ये दो पावर ज्वाइंट एफर्ट्स को भी प्रमोट करेंगे। लेकिन चाइना जैसा असर्टिव पावर अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे चैनल्स के थ्रू इंडिया पे प्रेशर क्रिएट कर